बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम चैप्टर 15 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि होम्योस्टेसिस से रिलेटेड है। लास्ट डे हमने होम्योस्टेसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने उसमें देखा था कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट ऑफ ऑल द चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द लिविंग बॉडीज़ इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। कि लिविंग बॉडीज़ के बाहर जो भी चेंजेस आएँ लेकिन बॉडीज़ के अंदर का इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहे, एक नॉर्मल रेंज पे रहे, तो हम उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। फिर बेटा हमने डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस को गेट करने के 3 वेज़ हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस; थर्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर; एंड एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी। इस चैप्टर के अंदर हम इन तीनों वेज़ को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स कैसे है, ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स कैसे है, इसी तरह थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैसे है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ह्यूमंस कैसे है। ये सब कुछ हम बारी बारी जो है वो चैप्टर के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है रिलेटेड टू ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन बेटा वाटर और साल्ट्स के बैलेंस का, यानी कि सॉल्वेंट एंड सोल्यूट्स के मैनेज होने का नाम है। वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट और उसमें डिफरेंट सोल्यूट्स, हमारी बॉडी के साल्ट्स, हमारी बॉडी के आयंस, डिफरेंट वेस्ट्स वो उसमें डिज़ोल्व होते हैं। तो हमारी बॉडी में सॉल्वेंट एंड सोल्यूट्स का बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है, प्लांट्स की बॉडी में कैसे मेंटेन रहता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वाटर बैलेंसिंग के लिहाज से 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं जो कि किसी सेल को अपने से बाहर या किसी बॉडी को अपने से बाहर फेस करना पड़ती हैं। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में 3 टाइप्स की कंडीशंस हो सकती हैं, 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमें नज़र आती हैं अकॉर्डिंग टू वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस। सबसे पहले है बेटा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक एक ऐसा इन्वायरमेंट है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सॉल्वेंट्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि वाटर ज़्यादा होता है और सोल्यूट्स कम होते हैं। सोल्यूट्स यानी कि साल्ट्स की क्वांटिटी थोड़ी होती है उस इन्वायरमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। दूसरा है बेटा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपर, जिसमें सोल्यूट्स ज़्यादा होते हैं, साल्ट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन सॉल्वेंट यानी कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो लेस होती है। उसे हम जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का नाम देते हैं, जिसमें वाटर जो है उसकी शॉर्टेज या कंपैरेटिवली वाटर जो है वो कम होता है। उसके बाद बेटा थर्ड कंडीशन है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसो मीन बैलेंस्ड, सेम, आइसो सेम। तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट वो है जो बैलेंस्ड कंडीशंस हैं, जिसमें ना तो सोल्यूट्स एक्सेस हैं, ना ही सोल्यूट्स की शॉर्टेज है, ना ही वाटर एक्सेस है, ना ही वाटर की शॉर्टेज है। ये अकॉर्डिंग टू नीड एक बैलेंस्ड कंडीशन है। सोल्यूट्स और वाटर इक्वल नहीं हैं लेकिन बैलेंस्ड हैं, इसे हम आइसोटोनिक कंडीशन का नाम देते हैं। अब अगर एक सेल ऐसे इन्वायरमेंट्स में पड़ा हुआ है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस का मतलब फिक्स करने का नाम नहीं है, होम्योस्टेसिस का मतलब है मैनेज करने का नाम। कि अगर सेल के बाहर फ्लड है तो सेल के अंदर फ्लड तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी इफेक्ट ज़रूर होगा। अगर सेल के बाहर ड्राइनेस है तो अंदर ड्राइनेस तो नहीं होगी लेकिन इफेक्ट ज़रूर होगा। लिहाजा अगर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट हमारे पास हाइपोटोनिक है, यानी उसके अंदर वाटर की अबंडेंस है लेकिन साल्ट्स की शॉर्टेज है, तो लिहाजा उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि वाटर ऑटोमेटिकली सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। जब वाटर सेल के अंदर एंटर होगा तो सेल फूलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि डायग्राम के अंदर एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है कि अगर सेल के बाहर का इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल ये जो बाउल है ये एक बॉडी है, ये एक सेल है। अगर सेल के बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो हाइपोटोनिक है तो सेल के अंदर वाटर एंटर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर बाहर ज़्यादा है अंदर कम है। तो मटेरियल्स हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ डिफ्यूज़ करते हैं, तो सेल के अंदर वाटर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि सेल के अंदर वाटर कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। लिहाजा सेल के अंदर टर्जिडिटी आ जाएगी, सेल टर्जिड हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा। अब सेल फूलते फूलते इस कंडीशन में भी आ सकता है कि वो ब्रस्ट भी हो सकता है, मे ब्रस्ट, उसकी ब्रस्टिंग भी हो सकती है। अब अगर हम बात करें एक प्लांट सेल की तो उसकी ब्रस्टिंग के चांसेस कम हैं क्योंकि उसके बाहर एक हार्ड और रिज्ड सेल वॉल है। लेकिन अगर हम बात करें एक एनिमल सेल की तो उसकी ब्रस्टिंग के चांसेस ज़्यादा हैं
क्योंकि उसके बाहर की हार्ड और रिज्ड सेल वॉल नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। तो इसलिए ये दोनों सेल्स अपने आप को मैनेज करते हैं कि हमने ब्रस्टिंग से कैसे सेव रखना है डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू। उसके बाद बेटा दूसरा इन्वायरमेंट है हाइपरटोनिक। अब अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट्स ज़्यादा हैं और वाटर की शॉर्टेज है और एक सेल ऐसे इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है जो हाइपरटोनिक है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वाटर उस सेल में से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बाहर के इन्वायरमेंट में वाटर की शॉर्टेज है और सेल के अंदर वाटर बैलेंस्ड है, लिहाजा वाटर अंदर से बाहर की तरफ जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब वाटर अंदर से बाहर की तरफ रिलीज़ होना शुरू होगा तो सेल के अंदर वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी और उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा। अब सेल के श्रिंक होने से, सेल के सिकुड़ने से उसका वॉल्यूम जब रिड्यूस होगा तो उसका साइटोप्लाज्म, उसका साइटोसोल वाटर की शॉर्टेज को फेस करेगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनेलीज़ का इन्वायरमेंट, ऑर्गेनेलीज़ की वर्किंग या सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे और उससे लॉस होगा। इसलिए ऐसी कंडीशंस में भी सेल अपने आप को मैनेज करते हैं कि किस तरह से हमने अपने वाटर को लॉस्ट होने से बचाना है। उसके बाद तीसरा बेटा इन्वायरमेंट है आइसोटोनिक, जो कि ऑप्टिमाइज्ड है, बैलेंस्ड है, बेस्ट इन्वायरमेंट है। अगर इस कंडीशन के अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल से रिलीज़ होते हैं तो ऑन द सेम टाइम 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल में एंटर भी होते हैं, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है। अगर 5 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हुए तो 5 एंट्री भी हुए, यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन रहती है। ना तो बाहर का एनवायरनमेंट सेल को डिस्टर्ब करता है और ना ही सेल में से कोई चीज़ बाहर इतनी रिलीज़ होती है कि सेल टर्जिड हो या सेल श्रिंक हो, लिहाजा ऐसी किसी कंडीशन को फेस नहीं करना पड़ता। तो ये एक आइसोटोनिक, एक ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन आ जाती है जिसमें सेल अपने आप को बैलेंस्ड और सेट रखता है। ये बेटा ऑस्मोरेगुलेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स देखे, प्लांट्स के लिए भी या एनिमल सेल्स के लिए भी। अब हम फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस कैसे होता है। अब प्लांट्स डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा होता है। अब वाटर की भी 2 टाइप्स हैं, एक है फ्रेश वाटर और एक है मेरीन वाटर। मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मेरीन वाटर बायोलॉजी ब्रांचेज में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो फ्रेश वाटर वो है जिसमें साल्ट्स अबंडेंट नहीं है, जो ओशंस में या सीज़ में नहीं है, जबकि मेरीन वाटर वो है जो ओशंस या सीज़ का वाटर है जिसके अंदर जो है वो वाटर की जो है उसके अंदर साल्ट्स की अबंडेंस बहुत ज़्यादा है और वो मेरीन वाटर कहलाता है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में प्लांट्स रहते हैं। कुछ प्लांट्स मेरीन वाटर में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ प्लेन एरियाज़ में ग्रो करते हैं जहाँ पर वाटर ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है, और कुछ डेजर्ट्स में होते हैं जहाँ पर कंडीशंस बहुत ड्राई होती हैं। लिहाजा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इनको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। बुक के अंदर उसने 3 कैटेगरीज डिस्कस की हैं, लेकिन एक्चुअली वो 4 कैटेगरीज़ हैं। हाइड्रोफाइट्स, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं जिनको फ्रेश वाटर में सर्वाइव करना पड़ता है। मीज़ोफाइट्स, जो कि मीडियम इन्वायरमेंट में रहते हैं, मैदानी इलाकों में उगते हैं। ज़ीरोफाइट्स, जो कि ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। और हेलोफाइट्स, जो कि सॉल्टी वाटर या मैरीन वाटर या ओशंस के अंदर रहते हैं। ये 4 कैटेगरीज़ अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इन 4 कैटेगरीज़ में रहने वाले प्लांट्स में क्या क्या अडाप्टेशंस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जी बेटा, तो प्लांट्स की 4 कैटेगरीज़ हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्मोरेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जिनमें से फर्स्ट कैटेगरी है हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं। अब इसमें कौन से वाटर की बात की गई है? इसमें फ्रेश वाटर की बात की गई है, यानी फ्रेश वाटर का मतलब है जो ओशंस और सीज़ के अंदर नहीं है, जो मेरीन नहीं है, जिसमें साल्ट्स की क्वांटिटी कम है। ऐसे प्लांट्स को हमेशा अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर मिलती है। दे नेवर फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन देयर लाइफ। उनको अपनी ज़िंदगी में पानी की कमी का कभी सामना नहीं होता। उनको फ्रेश वाटर की अबंडेंट सप्लाई होती है, साल्टी वाटर भी नहीं होता, फ्रेश वाटर होता है जिसकी अबंडेंट सप्लाई होती है। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि अगर जो है वो वाटर की सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो सेल टर्जिड हो जाता है, सेल ब्रस्ट हो जाता है। ये है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, जिसमें वाटर ज़्यादा है, साल्ट्स थोड़े हैं। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है और ब्रस्ट हो सकता है। लिहाजा नेचर ने इनकी बॉडी में कुछ अडाप्टेशंस बनाई हैं, इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस प्रोड्यूस की हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को उस एक्सेस वाटर में, उस फ्लड ऑफ वाटर में मैनेज कर सकते हैं।
तो अपनी बॉडी से उस एक्सेस वाटर को, उस वाटर के फ्लड को मैनेज करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए इनकी अडाप्टेशंस क्या हैं? इनके पास लीव्स ज़्यादा होते हैं, लीव्स का सरफेस एरिया यानी कि फैलाव ज़्यादा होता है। इनके लीव्स के ऊपर कोई वैक्सी क्यूटिकल नहीं चढ़ी होती, कोई मोमी तय नहीं चढ़ी होती। जिस तरह हम आम लीव्स देखते हैं तो उनकी ऊपर वाली सरफेस शाइन करती है, नीचे वाली सरफेस डल होती है। तो ऊपर वाली सरफेस के ऊपर नेचर ने जो है वो वैक्स की बनी हुई एक क्यूटिकल, एक मोम की बनी हुई तय चढ़ाई होती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस्ट नहीं होता। लेकिन इनके पास ऐसी कोई वैक्सी क्यूटिकल नहीं है ताकि वाटर लॉस्ट हो। इनके पास स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और इनके स्टोमेटा अपर सरफेस पे होते हैं, लीव्स की ऊपर वाली सरफेस पे होते हैं, फ्रंट पे होते हैं, ताकि मैक्सिमम ट्रांसपेरेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस्ट होता रहे, ताकि नीचे से जो नया वाटर आ रहा है उसकी स्पेस भी बनती रहे और सेल टर्जिड हो के ब्रस्ट भी ना हो। वाटर लिली या इस तरह के बहुत सारे अदर फ्लावर्स जो हैं वो हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद बेटा प्लांट्स की दूसरी कैटेगरी है मीज़ोफाइट्स। मीज़ो स्टैंड्स फॉर मीडियम एंड फाइट्स स्टैंड्स फॉर प्लांट्स। जैसे मीज़ोडर्म होती है दरमियान वाली तय, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और दरमियान में मीज़ोडर्म होती है। तो मीज़ो मीन मीडियम, दरमियान में। मीज़ोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो मॉडरेट या मीडियम सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, यानी ना तो कभी वाटर का फ्लड आता है और ना ही बहुत शदीद शॉर्टेज होती है। एक मीडियम, एक मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर होती है, जैसा कि प्लेन एरियाज़ हैं, मैदानी इलाके हैं जिन एरियाज़ में हम रहते हैं। तो इन एरियाज़ में जो ग्रो करने वाले, जो उगने वाले प्लांट्स हैं, दे आर कॉल्ड मीज़ोफाइट्स। अब मीज़ोफाइट्स की अडाप्टेशंस क्या हैं, ये अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं अपने एरियाज़ के अंदर? अगर तो वाटर की सप्लाई ज़्यादा हो तो ये अपने स्टोमेटाज को ओपन कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा वाटर, जैसे रेनी सीज़न आ गया, अब रेनी सीज़न आ गया तो वाटर की सप्लाई ज़्यादा हो गई, बाहर का एनवायरनमेंट भी कोल्ड है, पानी भी ज़्यादा है, तो ये अपने स्टोमेटाज को ओपन कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेशन हो। लेकिन अगर वाटर की सप्लाई कम हो जाए, रेंज ना हो, ड्राइनेस हो, गर्मी हो, बहुत शदीद टेम्परेचर हो, तो उस सूरत हाल में वाटर की सप्लाई कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो लिहाजा ये अपने स्टोमेटा को क्लोज्ड रखेंगे ताकि वाटर लॉस्ट ना हो, ट्रांसपेरेशन ना हो और हमारी बॉडी जो है वो शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस ना कर सके। इनके एग्जांपल ब्रासिका है, मैंगोज़ हैं, रोज़ीज़ हैं, या हमारे इन एरियाज़ में ग्रो करने वाले और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बेटा प्लांट्स की थर्ड कैटेगरी है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो स्टैंड्स फॉर ड्राई एंड फाइट्स स्टैंड्स फॉर प्लांट्स। जैसे ज़ीरोग्राफी, आपने फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा कि ज़ीरोग्राफी ड्राई राइटिंग को या फ़ोटोकॉपी मशीन को कहा जाता है क्योंकि उसमें ड्राइंग की यूज़ होती है। तो इसी तरह ज़ीरो का मीनिंग है ड्राई। ड्राई प्लांट्स जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, दे ऑलवेज़ फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर। इनको हमेशा पानी की कमी का सामना रहता है, हमेशा पानी की शॉर्टेज को ये फेस करते हैं। कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आती कि इनको अबंडेंट वाटर मिल जाए। डेजर्ट्स में रेंज बहुत कम होती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ड्राई कंडीशंस में या डेजर्ट्स में रहते हुए हमेशा वाटर की शॉर्टेज को, वाटर की कमी को फेस करते हैं। अब नेचर ने इस कम वाटर के अंदर इनकी बॉडी में क्या अडाप्टेशंस रखी हैं, क्या चेंजेस रखी हैं कि ये इस रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में भी अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने आप को ज़िंदा रखते हैं और अपनी बॉडी से वाटर का लॉस नहीं होने देते। इनकी अडाप्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इनके पास लीव्स की तादाद कम है, लीव्स साइज़ में छोटे हैं और थिक हैं। लेस लीव्स हैं, स्मॉल लीव्स हैं और थिक हैं, मोटे हैं। इनके लीव्स का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बहुत थोड़ा है, यानी कि जितना लीव्स का एरिया है, यानी जितने मोटे हैं उतने फैले नहीं हुए, उतना उनका वॉल्यूम नहीं है, फैलाव बहुत थोड़ा है ताकि कम से कम ट्रांसपेरेशन हो। इनके लीव्स के ऊपर थिक वैक्सी क्यूटिकल है, वैक्स की बनी हुई एक मोटी तय चढ़ाई गई है, एक मोमी तय बड़ी मोटी चढ़ा दी गई है ताकि वाटर का लॉस ना हो। वैक्स की क्यूटिकल एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो इनके ऊपर मोटी है। उसके बाद इनकी रूट्स बहुत डीप हैं ताकि ज़मीन के अंदर से वाटर अब्जॉर्ब कर सकें। इनके पास स्टोमेटा की तादाद बहुत थोड़ी है, अगर स्टोमेटा है भी तो वो लीव्स की नीचे वाली साइड पे हैं और गहराइयों में हैं, डिप्रेशंस में हैं। लीव्स की नीचे वाली सरफेस पे हैं, फ्रंट पे नहीं है। हाइड्रोफाइट्स में ऊपर थे, अब ये लीव्स के नीचे हैं। अब नीचे से तो धूप नहीं लगनी, टेम्परेचर ही इफेक्ट करेगा और डिप्रेशंस गहराइयों में है। उसके बाद इनके ऊपर स्पाइक्स या स्पाइंस, कांटे लगा दिए गए हैं ताकि कोई एनिमल इनको कट ना लगाए जिसकी वजह से ब्लीडिंग ना हो, यानी कि वाटर लॉस्ट ना हो। तो स्पाइक्स या स्पाइंस, कांटे बना दिए गए हैं इनकी सरफेस के ऊपर। उसके बाद अडाप्टेशन ये है
कि ये ड्राई सीजन्स के अंदर अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं ड्राई सीजन में, ताकि ना पत्ते होंगे, ना सनलाइट इफेक्ट करेगी, ना स्टोमेटा ओपन होंगे और ना ही ट्रांसपरेशन से वाटर लॉस्ट होगा। लिहाजा ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं ड्राई सीजन में, ताकि वाटर का लॉस्ट जो है वो कम से कम हो। सकुलेंट ऑर्गन्स, सकुलेंट कहते हैं जूसी, जो अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सकते हैं और पल्पी यानी कि जूसी हो जाते हैं वाटर को स्टोर करने की वजह से। ये इनके स्टेम की प्रॉपर्टी है कि नेचर ने इनके स्टेम्स के अंदर ये प्रॉपर्टी रखी है कि जब भी इनको वाटर अवेलेबल होता है तो इनके स्टेम्स अपने अंदर वो एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करके जूसी यानी पल्पी हो जाते हैं, वाटर स्टोर कर लेते हैं, जो कि फिर आने वाले टाइम में वो वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए उनको सकुलेंट यानी कि जूसी ऑर्गन्स कहा जाता है। इनके अंदर ट्रांसपेरेशन लीस्ट है, बहुत कम ट्रांसपेरेशन होती है, ना होने के बराबर होती है, ताकि वाटर लॉस्ट होने से बचाया जा सके। इनकी एग्जांपल्स में कैक्टस, यूरोफोबिया, एलोवेरा और इस तरह के बहुत सारे अदर प्लांट्स हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट्स में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ये बेटा 3 टाइप्स बुक में डिस्कस की गई हैं। 4th टाइप हेलोफाइट्स की है जो बुक में डिस्कस नहीं की गई, उसको भी शॉर्ट में देखते हैं। हेलो कहते हैं मैरीन इन्वायरमेंट को, यानी कि साल्टी, और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। तो ऐसे प्लांट्स जो ओशंस में या सीज़ में यानी कि मैरीन इन्वायरमेंट में, साल्टी इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, जहाँ पर साल्ट्स अबंडेंट होते हैं लेकिन वाटर की शॉर्टेज यानी वाटर की परसेंटेज कम होती है, उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं, जो ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। इनकी बॉडी के अंदर साल्ट्स कम होते हैं लेकिन बॉडी से बाहर साल्ट्स ज़्यादा होते हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि बॉडी से बाहर साल्ट्स ज़्यादा हैं तो साल्ट्स अंदर आएंगे, और बॉडी के अंदर वाटर परसेंटेज के हवाले से ज़्यादा है तो वाटर बाहर जाएगा। अब साल्ट्स जब अंदर आएंगे तो अंदर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा, और जब वाटर अंदर से बाहर जाएगा, सेल वाटर लूज़ करेगा तो फिर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा, जिससे सेल श्रिंक होगा और सेल को नुकसान होगा। वाटर बाहर जाने से भी इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होगा सेल का, और साल्ट्स के अंदर आने से भी हाइपरटोनिक होगा, क्योंकि वाटर बाहर जा रहा है तो भी वाटर की शॉर्टेज है और साल्ट्स अंदर आ रहे हैं तो भी वाटर की शॉर्टेज है। लिहाजा इन्होंने अपना वाटर सेव करना है। अब ये वाटर सेव करने के लिए क्या करते हैं, हमें इस बात का पता है कि प्लांट के सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे चला जाता है। ये अपने वैक्यूल की हेल्प लेते हैं और अपने वैक्यूल में सॉल्ट्स स्टोर करना शुरू कर देते हैं। जब ये अपने वैक्यूल में सॉल्ट्स को स्टोर करना शुरू करते हैं तो उन सॉल्ट्स के स्टोर करने की वजह से सेल के अंदर सॉल्ट्स की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ओशन वाटर। परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि ओशन बहुत बड़ा है। लिहाजा वैक्यूल में सॉल्ट्स की परसेंटेज ज़्यादा हो गई और बाहर सॉल्ट्स की परसेंटेज कम है। अब ज़ाहिरी बात है, जिधर सॉल्ट्स ज़्यादा हैं पानी उस तरफ जाएगा। अब वैक्यूल में सॉल्ट्स की परसेंटेज ज़्यादा है, लिहाजा सेल अपना वाटर लूज़ नहीं करेगा बल्कि ओशन से वाटर सेल में आना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वैक्यूल में स्टोर किया हुआ सॉल्ट्स उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा लेकिन वाटर को रिलीज़ होने से बचा लेगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को मैनेज करेंगे और अपने अंदर सॉल्ट्स की परसेंटेज ज़्यादा रख के अपनी बॉडी का वाटर सेव रखेंगे। तो हेलोफाइट्स की एग्जांपल्स में बहुत सारी सी ग्रासेस हैं और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो मरीन इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं वो हेलोफाइट्स के अंदर आते हैं। थैंक यू।